जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। मैं विशाल संघवी छोटे तीर घाव गंभीर श्रृंखला में अपनी अगली कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरपाल सिंह नाम का गरीब किसान रहता था। बड़े मुश्किल से उसका गुजर बसर हो रहा था। खाने पीने की परेशानियां रहती थी। कभी कभार थोड़ा बहुत कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाता था तो काम चल जाया करता था। उसकी पत्नी ने एक बार उसे सलाह दी कि क्यों ना आप एक काम करते हो, हमारे यहाँ के राजा से जाकर के कुछ मदद मांग लो या उनके यहाँ पे जाकर के कुछ नौकरी वगैरह करें। इससे आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम लोगों का जीवन यापन थोड़ा सा सुकून से होने लगेगा। उसको बात अच्छी भी लगी। अगले दिन सुबह वो राजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। अपने माता पिता से उसने आशीर्वाद लिया। सर्वप्रथम पिताजी ने आशीर्वाद स्वरूप उसे कहा कि बेटा, मैं 5 अपने अनुभव से तुम्हें बात बता देता हूं, उन बातों को हमेशा ध्यान रखना, बाकी तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पहली बात कि जो भी तुम्हारी कोई मदद करे तो उसकी मदद तुम बदले में अवश्य करना। किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुखाना, ऐसी कोई बात मत बोलना जिससे किसी का दिल दुखे। तीसरा, हर काम ईमानदारी से करना। चौथा, अपनी योग्यता ना हो वो सा काम स्वीकार मत करना। और पांचवा कि जब भी कहीं कोई ज्ञान की बात सुनो तो बड़े ध्यान से सुन लेना। हरपाल सिंह इन 5 बातों की गांठ बना करके राजधानी की ओर निकल पड़ा। वहां पर द्वारपाल ने उसे रोका। उसने पूछा, क्या काम है? उसने द्वारपाल को अपनी सारी व्यथा बता दी कि बोले इस तरीके की परेशानी है और मैं यहाँ पे रोजगार की तलाश में आया हूँ। राजा जी से एक मुलाकात हो जाए, अपनी मैं परेशानी उन्हें बता दूं और काम हो जाए। द्वारपाल ने कहा कि राजा जी के पास में जाने के बजाय मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, हमारे प्रधान सेनापति के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। हरपाल सिंह को वो द्वारपाल प्रधान सेनापति के पास ले गया। सेनापति ने उसकी सारी बातें सुनी और उसे द्वारपाल की योग्यता के लेवल वाला ही एक काम सौंप दिया। अच्छे से समय चल रहा था। कुछ दिनों बाद में राजा शिकार के लिए अपने लाव लश्कर के साथ में निकले। प्रधान सेनापति के साथ में हरपाल सिंह भी गया, उसको भी ले जाया गया। शिकार करते करते राजा और राजा का लाव लश्कर जंगल में काफी अंदर तक चला गया। सब प्यास से व्याकुल होने लगे। राजा ने प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी हालत में अभी पानी का प्रबंध करो। अगर पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। प्रधान सेनापति, सारे सैनिक, चारों ओर के जितने भी जल स्रोत थे सबको ढूंढने के लिए निकल पड़े। अधिकतर जल स्रोत सूखे हुए, पानी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। सब थकार के वापस आ गए। प्रधान सेनापति की चिंता बहुत बढ़ गई। हरपाल सिंह ने पूछा कि बोले क्या परेशानी है? सेनापति ने बताया कि राजा जी और लाव लश्कर को सबको पानी की आवश्यकता है और पानी अगर नहीं मिला तो मुझे भी कुछ दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हरपाल सिंह को पिताजी की पहली बात याद आ गई कि जिसने तुम्हारी मदद की हो उसकी मदद हमेशा करना। हरपाल सिंह ने पूछा कि कोई भी जल स्रोत आसपास नहीं है? प्रधान सेनापति ने कहा, एक कुआं है लेकिन वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बोला जाता है ऐसा कि वहां पे भूत रहता है। हरपाल सिंह ने कहा, मैं वहां पे जाकर के पानी लेके आऊंगा। उसने घड़ा सिर पे उठाया और चल पड़ा। कुएं पे पहुंचा, नीचे उतरा। बड़े ही भयानक जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक अंधेरे स्थान पे वो कुआं था। बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढते ढूंढते वो कुएं के अंदर उतरा। घड़ा पानी का भरा और निकल करने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि पीछे भयानक एक काली शाह आकृति उसके सामने आके खड़ी हो गई और एकदम से चिल्लाने लगी कि बोले, यहां से पानी ले जाना गलत है,
यहां से पानी ले जाने की केवल एक ही शर्त पे है, ले जाने दूंगा, मेरे प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना होगा, और अगर उत्तर संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हरपाल सिंह बहुत भयंकर रूप से डर गया, क्योंकि एक तो वो पूरा काला शाह आदमी, लंबा चौड़ा, भयानक बाल, गंदे से दांत, उसके हाथों में नर कंकाल। फिर भी उसने बोला हिम्मत करके कि बोले आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उस काली आकृति ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरी पत्नी कैसी लगी, और नर कंकाल उसके सामने कर दिया। हरपाल सिंह डरने लगा। उसको पिताजी की दूसरी बात याद आ गई कि किसी का भी दिल दुखे ऐसी बात कभी भी जीवन में नहीं बोलना। हरपाल सिंह ने त्वरित उत्तर दिया कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी, वाकई में आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वह आकृति एकदम से खुश हो गई, वो भयानक आदमी खुश हो गया। बोले जीवन में पहले आप व्यक्ति मिले हो जिन्होंने मेरी पत्नी की तारीफ की है, अदरवाइज सब लोग तो यही कहते हैं कि नर कंकाल है, हड्डियां हैं, और मैंने सबको मार डाला। बोले मांगो कुछ, मगर मांगना चाहो, कुछ चाहते हो तो मुझसे मांग लो। हरपाल सिंह ने कहा कि बस एक ही काम कीजिए, मेरे बाद में कोई भी अगर पानी पीने आए तो उससे प्रश्न पूछने के बजाय उसे पानी पीने की इजाजत दे दीजिए, और कृपा करके यहां से आप कहीं और प्रस्थान कीजिए। उस व्यक्ति ने खुश होकर के कहा, भयानक आत्मा ने, भयानक व्यक्ति ने, कि ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। हरपाल सिंह पानी का घड़ा लेकर प्रधान सेनापति के पास आया, उसे सारी बात बताई और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है, पानी पी सकता है, कोई समस्या नहीं है। प्रधान सेनापति ने जब ये बात राजा को बताई, राजा बड़े खुश हुए। बोले एक तो पानी का प्रबंध भी हुआ और हमारे बाद में भी आने वाले लोगों के लिए प्रबंध कर दिया गया। इतने अच्छे व्यक्ति को तो हम पदोन्नति करनी चाहिए। राजा ने हरपाल सिंह को खजांची, राज्य का ट्रेजरर बना दिया, कोषाध्यक्ष। हरपाल सिंह को जब ये पद मिला, उसे अपने पिताजी की तीसरी बात याद आ गई कि कोई भी काम जीवन में मिले उसे पूर्णतः ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हरपाल सिंह एक एक पाई का हिसाब रखने लगा, बड़े ही ईमानदारी के साथ में एक एक खर्चे, एक एक कमाई का ब्यौरा रखता, सारी बातें राजा जी को स्पष्ट रूप से बताता। राजा बड़े खुश भी हो गए उससे। लेकिन वहां पे जो लोग पहले से भ्रष्टाचार करते थे, पहले से जो लोग गड़बड़ करते थे, उनको ये चुभने लगे। उन्होंने हरपाल सिंह के सामने एक ऑफर रखा। बोले कि तुम थोड़ी सी ढिलाई इस खर्चों के ब्यौरों में करो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। हम तुम्हारी सिफारिश मंत्री बनने तक की कर देंगे। हम सब अगर इकट्ठे बोलेंगे तो तुम राजा के मंत्री भी बन सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बस आटे में नमक बराबर हमें भी कुछ गड़बड़ करने का मौका दो। हरपाल सिंह को पिताजी की चौथी बात याद आ गई कि नहीं, मेरी योग्यता खजांची बनने तक है, राजा का मंत्री बनने की मेरी योग्यता नहीं है, और जिस काम की योग्यता ना हो उस काम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से सभी लोगों को मना कर दिया कि मैं ऐसा ना तो आपको करने दूंगा और ना ही मेरा मंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट है। सब लोगों को बहुत बुरा लगा। सब पदाधिकारियों ने मिलकर हरपाल सिंह के बारे में राजा जी को गलत फीडबैक देना शुरू किया। रोज रोज जब राजा को हरपाल सिंह की शिकायतें पहुंचने लगी तो राजा एक बार गुस्से में आ गया। राजा जी ने कहा कि कुछ भी करके हरपाल सिंह को मरवाना पड़ेगा। हरपाल सिंह किसी भी हालत में यहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि हरपाल सिंह बहुत ईमानदार था, पूरे राज्य के लोग उसे चाहते थे, तो राजा के मंत्री ने कहा कि इसे अगर ऐसे मरवाया गया सजा देकर के तो बहुत गलत संदेश आएगा।
आप क्यों न इसे किसी साजिश के तहत मरवा दें। राजा को यह बात पसंद भी आ गई। उसने अपने जो विश्वास पात्र सैनिक थे उनको इकट्ठा करा और कहा कि राज्य के बाहर एक मेरा जो भवन बन रहा है वहां पे तुम लोग जाके रुको, और जो व्यक्ति ये पूछने के लिए आए कि काम कितना बाकी है उसकी गर्दन उड़ा देना। उन्होंने कहा राजा जी ठीक है। सब सैनिक वहां पे चले गए विश्वास पात्र। राजा ने हरपाल सिंह को बुलाया, बोला कि हरपाल, राज्य के बाहर जो मेरा भवन बन रहा है वहां की कार्य की गति देख के आओ और वहां पे जाके पूछना कि काम कितना बाकी है। हरपाल सिंह चूंकि बड़ा ईमानदार था और राज्य भक्त था, उसने बोला ठीक है महाराज, मैं अभी जाके पूछता हूं। वो घोड़ा लेकर के निकल चुका। निकला, काफी दूर जाने के बाद में जैसे ही भवन के निकट पहुंचने वाला था कि उसे कहीं पे साधु महात्मा के प्रवचन की आवाज आई। बड़ा सुंदर प्रवचन था, बड़ी सुंदर वाणी थी। वो वाणी उसे आकर्षित करने लगी और पिताजी की 5वीं बात उसे याद आ गई कि जहां भी कोई 2 बातें अच्छी सुनने को मिले तो ध्यान से सुनना और वहां पे रुक जाना। हरपाल सिंह वहां पे प्रवचन सुनने के लिए रुक गया। राजा ने पूछना शुरू करा अपने मंत्रीवर्ण, अपने पदाधिकारियों से कि क्या बात है, हरपाल की कोई खबर? उसको मारा गया कि क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं मिल रहा है, बहुत लेट हो गए। तो मंत्री ने बोला कि राजा जी मैं खुद ही जाके पता करता हूं। वो घोड़े पे उस अधूरे भवन की तरफ जाने लगा। उसने अपना वेश भी बदल लिया कि अगर मंत्री जाके पूछेगा तो गलत हो जाएगा। वेश बदल करके वो वहां पे पहुंचा और अपने विश्वास पात्र जो राजा के सैनिक थे उनसे पूछा कि काम होने में कितना देर है। मंत्रियों को वो व्यक्ति समझ गए, द्वारपाल सैनिक, कि जिसे मारना है। उन्होंने तलवार उठाई और धड़ से अलग कर दी गर्दन। इस तरीके से मंत्री का वध हुआ, हरपाल सिंह बच गया। इस कहानी से एक छोटा सा मोरल संदेश हमें मिलता है कि हमेशा हमें अपने बुजुर्गों की अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो सारी गलतियां करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन उन अनुभवों से हमें जो सीख मिलेगी, गलतियों को रोक करके हम अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।